नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपीसीसी के प्रधान रहे अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के लिए सूबे का मुखिया तय करना खासा सिरदर्द साबित हो रहा है। प्रियंका की तमाम कोशिशों के बाद भी पार्टी असेंबली चुनाव में महज 2 सीट ही जीत सकी है, लिहाजा लल्लू से इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब जिम्मा किसे दिया जाए जो सूबे में फिर से पार्टी में जान फूंक सके। माना जा रहा है कि तमाम कद्दावर नेताओं के पलायन के बाद हाईकमान मान रहा है कि जो नेता बच्चे हैं उनमें किसी एक पर दांव खेलना समझदारी नहीं होगी, लिहाजा एक टीम को कमान सौंपी जा सकती है। फिलहाल जो नेता सूबे के प्रधान के रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं उनमें निर्मल खत्री, पीएल पूनिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन और विजेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे है। माना जा रहा है कि 13 मई को राजस्थान में हो रहे चिंतन शिविर में सबसे पहले नेतृत्व यूपी की रणनीतिक कमान बनाने का फैसला ले सकता है। इसके लिए मौजूदा ढांचे में पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारी चल रही है। सूबे के नेतृत्व की जिम्मेदारी बांटकर वरिष्ठता को ध्यान में रखकर नेतृत्व ये फैसला करने के मूड में है, यानी जिसे कमान सौंपी जाए उसे ध्यान रखना होगा कि जो नेता उसके इर्द गिर्द है उनका पूरा सम्मान रखा जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, लेकिन वो धरातल हासिल नहीं कर पा रही है जो छूट गया है। 1985 में वो आखिरी बार कांग्रेस का जलवा उत्तर प्रदेश में दिखा था। उसके बाद लगातार हार हार और हार, और अब बिल्कुल एकदम हाशिए पर कांग्रेस। और दिल्ली की कमान के लिए उत्तर प्रदेश में वर्चस्व होना जरूरी है। पॉलिटिक्स का पावर हाउस उत्तर प्रदेश, और वहाँ लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी सरकार को बनाए रखा और काफ़ी बड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश से निकले। अब ऐसे में यूपी को लेकर कांग्रेस चिंतित, लेकिन अभी वर्तमान हालात यूपी में ढाक के 3 पात जैसे, 3 पात भी नहीं बल्कि 2 पात कहे तो ही ठीक है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंतन कैसे राजनीति के इस महायुद्ध में पैर जमाने के लिए उत्तर प्रदेश पर कहीं कुछ ऐसा दांव चला जाए जिससे तमाम देश भर में एक संदेश जाए। लेकिन विधानसभा चुनावों में पूरी तरह विफल और इसके बाद लगातार पूरे देश में हाशिए पर, ऐसे में क्या वाकई में अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि कांग्रेस किसी ऐसे गर्त में चली गई है जहां से लौट कर आना मुश्किल हो रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश गुरनानी कांग्रेस से, अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले जयेश गुरनानी जी आपके पास आएंगे। जयेश जी, लगता है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो कहना और करना चाह रही है वो मुनासिब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि या तो नब्ज टटोलने में शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या नब्ज पता है तो फिर दबाने में आनाकानी हो रही है, या उसका इलाज करने में आनाकानी हो रही है। बहुत सारी बातें पता है। प्रशांत किशोर भी अब बहुत सारा बड़ा प्रेजेंटेशन 600 पेज का देकर जा चुके हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश हो या तमाम पूरे देश में, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महज एक नया अध्यक्ष चुन लेने से या पुराने अध्यक्ष का इस्तीफा लेने से बड़ा बदलाव हो जाएगा?
आवाज आवाज आपकी नहीं आ रही है जय जी, अनम्यूट कर दीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अब जी त्रिशूल अब आ जी रही क्या है, अब आवाज आ अब पा आ रही रही है? है जी। त्रिशूल जी, अगर हम देखते हैं कि एक नया अध्यक्ष आता है तो पूरी जो कार्यकारिणी होती है, चाहे प्रदेश स्तर की हो चाहे वह जिला स्तर की हो, जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश महासचिव से लेकर के सचिव से लेकर के कोषाध्यक्ष से लेकर के सभी नए नियुक्तियां होती हैं, बदलाव होता है, संगठन में एक नई ऊर्जा आती है। तो एक नए अध्यक्ष के आने से एक संगठन में नई ऊर्जा आना स्वाभाविक है। अब रही दूसरी बात कि क्या इस्तीफा लेने लेने से या फिर इस प्रकार से जो नया अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाती है कि संगठन जो है वापस खड़ा हो जाएगा, तो मैं इस प्रश्न का यही उत्तर देना चाहूंगा कि माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था। स्वाभाविक रूप से जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के चुनाव के, वह अनएक्सपेक्टेड थे। पार्टी ने इस प्रकार का जो नतीजा है वह सोचा नहीं था। तो अब जो नई चीजें हमको करनी है उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से नया संगठन खड़ा करना है, उसके ऊपर अभी विशेष रूप से ध्यान शीर्ष नेतृत्व दे रहा है, और इसलिए थोड़ा सा समय भी लग रहा है कि नए अध्यक्ष को किस प्रकार से जो है नियुक्ति दी जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि हाँ, अगर पुराने जो अध्यक्ष है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यह कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अजय कुमार जो है वह निरंतर रूप से सड़कों की लड़ाई लड़ते थे। न जाने कितनी बार वह जेल गए, और कई बार उन्होंने पुलिस आवाज नहीं आ रही, बहुत गड़बड़ आवाज आ रही है। चीजें हुई है उनके साथ। तो उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वह बहुत अच्छे रूप से निभाया। और अब नए अध्यक्ष जो है, हमारी यही उम्मीद है कि नए अध्यक्ष जो भी आएंगे कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उनका भी कार्यकाल जो है वह एक बहुत ही खुशहाल कार्यकाल होगा। ठीक है। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? अजय शर्मा जी, क्या लगता है कि कांग्रेस जिस दौड़ की ओर दौड़ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए या अध्यक्ष बदल दिए जाएं, या जिस तरह के बदलाव को लेकर वो कहीं जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हो रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में अब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष की कमान को लेकर टीम को चुना जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या वाकई में ये सब सफल हो सकता है कांग्रेस का एक जो फार्मूला है? क्योंकि जिस तरह कांग्रेस एकदम हाशिए पर चली गई है, वहाँ से लौटकर आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो संजीदगी है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए चंद्रशेखर, कांग्रेस पार्टी यदि हाशिए पर चली गई है तो आ सकती है, लेकिन इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, एक अच्छी रणनीति चाहिए। अगर वो अच्छी रणनीति बन जाए तो उसको एग्जीक्यूट हो जाए, और जब एग्जीक्यूट होगी तभी कुछ होगा। अब होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जहां पर रणनीतियां बनती हैं, रणनीतियां आपस में ही क्रैश हो जाती है। जब रणनीतियां क्रैश हो जाती है तो कुछ हो ही नहीं पाता है। अब चाहे कोई 600 पेज का प्रेजेंटेशन दे या कोई 800 पेज का प्रेजेंटेशन दे, वो सब बेकार है। अभी हम जो देखें, जो समझ पा रहे हैं तो पार्टी आखिरकार चलेगी कहां से? एक तो इनका वो पुराने नेताओं का ग्रुप है, वो अलग ताल ठोकता रहता है जी। फिर प्रियंका गांधी का अपना अलग ग्रुप हो गया, एक और उनकी टीम है जो उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, वो उनकी बात करते हैं। फिर राहुल गांधी है, उनके चाहने वाले हैं, वो उनकी बात करते हैं। तो ये जो पार्टी है, जब तक अपनी विचारधारा को लेकर और अपनी रणनीति को लेकर एकजुट नहीं हो पाएगी, एक मत नहीं हो पाएगी, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अभी क्या है कि आप कितना भी नेतृत्व परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ आपको बहुत सारी जगहों पर बदलाव करने की जरूरत है, जो अभी आपने पिछले 5 साल की राजनीति में सीखे। जैसे कि सिंधिया परिवार का चले जाना, ये अपने आप में है जो उनकी बातें रही। ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको बता सकता हूँ जो चले गए छोड़कर आपको, और आपसे असंतुष्ट थे किसी के रूप में। तो सबसे पहले तो आप अपने असंतुष्टों को जो है साधना सीखें कि वो कैसे उनको साधा जाए और उनको कैसे समझाए, क्योंकि राजनीति जो होती है वो टीम वर्क है जी। टीम के लिए सभी लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है।
उत्तर प्रदेश में अभी देखिए, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, अगले राउंड में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद जैसे सबके भी बात रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अभी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे स्वस्थ आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है जहां पर पहुंचकर वो सटीक निर्णय ले सके कि आखिरकार उसको अपनी पार्टी को दोबारा से यहाँ पर जिंदा करने के लिए, या फिर जो सांसें बची है, जो हम कहें वेंटिलेटर पर है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, उसको यदि जीवन देना है तो प्राणवायु मिलेगी कैसे? वो ऑक्सीजन जो है आपको देने के लिए बहुत ही सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप नेतृत्व परिवर्तन करते रह जाएं, और जैसे कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कार्यकाल पूरे करते करते उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म हो जाए। जी, AK मिश्रा जी, क्या लगता है कि बीजेपी तो अपने आप को बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरी तरह असफल रही है, और जो प्रयोगवाद के दौर से कांग्रेस गुजर रही है वो हर एक प्रयोग असफल हो रहा है वर्तमान में? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भारत जैसे पॉलिटिकल विविधता वाले, भारत में बहुत विविधता है, सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ राजनीतिक विविधता भी है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पार्टी में, रीजनल या नेशनल लेवल पे। एक होता है लीडर और दूसरी होती है लीडरशिप स्टाइल। ये दोनों चीजें डिसाइड करती है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा और पार्टी की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगर अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है डिफरेंट काइंड के इलेक्शंस में, तो या तो लीडर बदलिए या लीडरशिप स्टाइल बदलिए। अब लीडर बदलना पॉसिबल है। बीजेपी ने, आप देखिए, जैसे उन्होंने लीडर बदल दिया 2014 के इलेक्शन में, मोदी जी को वो लेकर के आए। जब लीडर बदलता है तो लीडरशिप स्टाइल भी बदल जाती है, क्योंकि हर लीडर की, हर नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, एक सोच होता है, और राजनीतिक परिदृश्य को देखने का एक नजरिया होता है। कांग्रेस के पास बहुत अच्छा पास्ट एक्सपीरियंस है। हर पार्टी के पास एक सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का बखूबी यूज करना चाहिए। तो कांग्रेस के पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिनका कि वो यूज नहीं कर रही है। जो मैंने बोला, पहला फैक्टर है लीडर। चलिए, अगर आप लीडर नहीं बदल पा रहे हैं, जैसे कि विगत वर्षों में दिख रहा है कि लीडर तो बदल नहीं रहे हैं, टॉप लेवल पे वही सब रहेंगे, तो आप लीडरशिप स्टाइल बदलिए। लेकिन लीडरशिप स्टाइल भी मोनोटोनस हो जाती है। अगर एक आदमी है तो उसकी सोच वही रहती है। तो चूंकि लीडर नहीं बदल रहे हैं तो लीडरशिप स्टाइल भी नहीं बदल रहे हैं। या तो इनके लीडर इतने फ्लेक्सिबल हो कि समय के हिसाब से सब कुछ देखते हुए अपनी स्टाइल को वो बदल दें। कई तरीके की लीडरशिप को एग्जीक्यूट करने की कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है, लीडरशिप स्ट्रेटजी होती है, जो कि एक अच्छा लीडर वही है जो समय के हिसाब से अपने लीडरशिप स्टाइल को बदल ले, ढाल ले, या अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो बदल ले समय और माहौल के हिसाब से। तो मुद्दा कुल मिला के ये है कि कांग्रेस अगर परफॉर्म करना चाहती है तो या तो लीडर बदले, जो कि लगभग असंभव है टॉप लेवल पे अगर देखा जाए। हाँ, लीडरशिप स्टाइल जरूर बदल सकती है, लेकिन जितने टॉप लीडर हैं वो इतने रिजिड हो गए हैं, उनका एक परसेप्शन बन चुका है कि अपने व्यक्तित्व को बदलना, लीडरशिप स्टाइल बदलने का मतलब अपने व्यक्तित्व को बदलना, वो भी उनके लिए बड़ा असंभव हो रहा है। तो मेन पेच यहाँ पे फंस रहा है। जिस दिन ये 2-3 चीजें हो जाएंगी उस दिन परफॉर्मेंस जो है प्लेटफॉर्म पे वापस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, देखिए, अहमद पटेल हो, मोतीलाल वोरा हो, एक जब कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे आती गई, 2014 के बाद भी एक दौर रहा कि संभली थोड़ी बहुत कांग्रेस, और लेकिन अब जो हाल है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर सारी बातों को जानते हुए भी और तमाम लोग आपके दरवाजे से आकर लौट जा रहे हैं, या जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो निश्चित रूप से सारी बातें आपको पता हैं, तो ऐसे में बड़ा बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी एक संघर्ष का दौर चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, और संघर्ष तो जो है वह एक जीवन का एक पार्ट है। वह हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। अब चाहे राजनीतिक पार्टी भी क्यों ना हो, राजनीतिक पार्टी भी एक संघर्ष के दौर से गुजरती है, तो कांग्रेस पार्टी भी एक संघर्ष के दौर से गुजरती है। और एक हिंदी की कहावत है कि ठोकर खाके ही इंसान जो है ठाकुर बनता है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ठोकर खा, नेता उनको छोड़ के गए, और
नहीं जाना चाहूंगा, बहुत सारे कारण होते हैं उन सारी चीजों के, सिर्फ पार्टी को कोसना जो है वह इसका समाधान नहीं है, अन्य कारण भी होते हैं जिसके कारण वह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। ठीक है, बिल्कुल। मैं आऊँगा आपके पास। अजय शर्मा जी, कांग्रेस वो कारण जानती है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रही है, शायद ये सबसे बड़ा कारण है। मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अजय शर्मा जी, कांग्रेस कारण जानती है लेकिन कांग्रेस उस कारण को शायद अप्लाई नहीं कर पा रही है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करनी पड़ेगी, सदस्य बनाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इन्हें बेसिक फार्मूला अपना लेना चाहिए, जैसे एमएलएम कंपनी अपनाती है। भाई तुम एक व्यक्ति बनेगा, नीचे 3 मेंबर बनाएगा, 3 मेंबर बनाएंगे, शायद इससे कुछ कामयाबी मिल जाए। कहने का मतलब यह है कि आपको कम से कम अपनी सदस्यता तो बढ़ाइए, सदस्य नहीं है आपके पास। यदि हम यूँ कहें कि बूथ पर आपके पास एक पन्ना प्रमुख नहीं है तो करेंगे क्या? तो ये जो बहुत जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर यदि आपके पास में कार्यकर्ता नहीं है जो किसी भी मुद्दे पर आपके शहर में या नगर में या गांव देहात में धरना प्रदर्शन दे सके या पुलिस चौकी थाने का घेराव कर सके या एक पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर सके, ज्ञापन दे सके, ये बहुत छोटे स्तर की राजनीति होती है। जो मंडल स्तर पे या महानगर स्तर पे, जिले स्तर पर राजनीति होती है, वहां पर एक आपकी अच्छी टीम होनी चाहिए। और ऐसे लोग जब तक आपसे नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ऐसे लोग की भी टीम लेकर आनी पड़ेगी जो राजनीति में सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं आते हैं, जो वाकई राजनीति करना चाहते हैं। यहाँ पर तो कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पिकनिक भी शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल किटी पार्टी भी शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल जो है टूरिज्म भी शुरू हो चुका है। अब इतनी सारी चीजें रहेंगी, लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े नेताओं साथ में फेसबुक पर डालते हैं, लेकिन राजनीति के नाम पे जीरो, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो भैया, राजनीति जो है वो जमीन पर होती है, गली गांव देहात में पगडंडी खेत में, है ना, और वो क्या नाम है, गली मोहल्ले में होती है, लोगों के घर जाया जाता है, 10-10 लोगों की मीटिंग्स होती हैं कि भैया देखो ऐसा है, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हम ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। आपको 10-10 लोगों की छोटी छोटी मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसा कीजिए ना, आप सिर्फ जो है एक एसी के कमरे में बैठकर और एक शानदार मीटिंग अरेंज करके जो है, और आप जो है खूब अच्छी चाय पीजिए, काजू बिस्किट बादाम पिस्ता खाइए, वहां पर मीटिंग कीजिए और बहुत सारा डाटा लेके बैठिए, आपकी रिसर्च टीम है, उसका एनालिसिस कीजिए, उसको गरियाइए, उसको धमकाइए, उससे बात कीजिए और उसके बाद ठीक है, हो गया, डन। लेकिन आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो जमीनी स्तर पर उतरने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए, आप ही के सामने एक पार्टी आती है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, वो ताल ठोक रही है उत्तर प्रदेश के अंदर आज। तो आप कि वोट बैंक पे नजर उसमें कहती है कि हम तो कांग्रेस का अच्छा विकल्प है। वो वैसी साहब आ रहे हैं, वो भी अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जाग ही नहीं रहे। तो बीएसपी है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास इतना शानदार रहा हो, जिसका मतलब कोई दो राय नहीं इस बारे में, जिसका इतिहास बहुत शानदार रहा हो, जिसने देश को बहुत ऐसी बात की तरक्की न दी हो, लेकिन आज आप डाउन क्यों चले गए? क्यों चले गए डाउन? क्योंकि आप देश से अलग हटते चले गए। आपने देश के लोगों की चिंता करनी छोड़ दी और पार्टी सिर्फ जो है सिर्फ एक परिवार में और एक घर तक केंद्रित हो गई। जब कोई भी पार्टी एक घर तक, एक परिवार, तो फिर उसका जो है हाल ऐसा ही होता है। लोग असंतुष्टों की भीड़, मैंने भीड़ कहा है, असंतुष्टों की भीड़ जो है खड़ी हो जाती है और उन असंतुष्टों को साधने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे साथी कह रहे थे AK मिश्रा जी कि आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उसको हिंदी में कहा थोड़ा सा आत्ममंथन और चिंतन कीजिए, आप बदलिए अपने आप को। आप तो आपको उस कुंठा से बाहर निकलना पड़ेगा पहले तो, कि आप गलत कहते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति कीजिए पहले तो। आप अपने कार्यकर्ता खड़े कीजिए, आप अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा नया कुछ कीजिए, नया लेकर आइए पॉलिसीज में आप। अगर हम अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का मैनिफेस्टो उठा के देखें तो कमोबेश सब पर लगभग एक जैसा है, आपके में कुछ भी नया ऐसा नहीं था। तो आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
आपको पता है कि मुझे बुखार है, मुझे पैरासीटामोल खानी है, लेकिन आप खा नहीं रहे, सोच रहे नहीं मैं तो काढ़ा पी लूंगा, नहीं तो मैं तो कुछ और पी लूंगा। अच्छा भाई वो ला के दे देगा तो मैं पी लूंगा, या भाई वो मेडिकल स्टोर से जाएगा लेकर आएगा, ना वो होगा मेडिकल जाने वाला रामू, ना वो पैरासीटामोल आएगी, ना आप ठीक होंगे। उसके लिए मीटिंग बुलाई जा रही है लगातार, जाना पड़ेगा ना तुमसे मेडिकल स्टोर तक। नहीं, मीटिंग बुलाई जा रही है उसके लिए लगातार, लेकिन पैरासीटामोल नहीं खाई जा रही है। बिल्कुल। देखिए कोई भी, देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने डूबते देखा, मीटिंग, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो पाया, कंपनी डूब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा अजय शर्मा जी। एक मिश्रा जी, मेरे दो सवाल है आपसे कि एक तो क्या राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति करना, प्रशांत किशोर जिस परिवेश में आ रहे थे वो एक सीईओ के रूप में ही आ रहे थे, भले ही उनको राष्ट्रीय महासचिव या जो भी कुछ बनाया जाता। और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी ने अपने आप को बिल्कुल राष्ट्रवाद के झंडे के नीचे इस कदर खड़ा कर लिया है कि अब वहाँ पर किसी के खड़े होने की जगह बची नहीं है, और शायद सामने कोई खड़ा है शत्रु के रूप में या राष्ट्रद्रोही के रूप में तो उसमें बिल्कुल कांग्रेस को फिक्स कर दिया है, और कांग्रेस ये कह ही नहीं पा रही है कि हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद है या हमने भी ये सब किया है, वो बिल्कुल कहने में नाकाम है। देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास में। आप देख लीजिए जो पार्टियां या जो नेता बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, एक टर्म होता है विजन। सबसे पहला काम एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि एक विजन वो पूरे देश को दे। अब विजन देने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने या मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये कोई विजन नहीं होता है। विजन ये होता है कि जो पूरे उस भूभाग के, उस पूरे देश के जनता को ये बताए कि आज आप कहाँ हैं, 5 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, 20 साल बाद आप देश को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। अब इसका जो दूसरा सवाल है, देखिए बीजेपी ने कैसे इंप्लीमेंट किया। हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे, हम अखंड भारत बनाएंगे, ये सब चीजें तो एक साल में होनी नहीं है। उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म गोल दिया जो है, और उसको कनेक्ट किया अपने गोल्डन पास्ट से। रिवाइव करने के जो तरीके होते हैं वो 3-4 स्ट्रेटजी होती है, उसमें एक स्ट्रेटजी होती है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद गोल्डन पास्ट। तो बीजेपी ने एक विजन दिया गोल्डन इंडिया के गोल्डन पास्ट से अपने आप को कनेक्ट करते हुए, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम समृद्ध भारत बनाएंगे, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो ये एक हो गई स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। बीजेपी ने कभी ये नहीं बोला कि फलाने प्रधानमंत्री बनेंगे, या मोदी जी कभी नहीं बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहला होता है विजन। अब विजन के बाद उस विजन को कैसे ग्राउंड लेवल पे उतारा जाना चाहिए, वहां पे आपको मिशन की जरूरत होती है, मिशन स्टेटमेंट। अब कैसे आप उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके पास है, हर क्षेत्र में अलग प्रॉब्लम है, आपके पास चुनौतियां हैं, आपकी राइवल पार्टी है, बीजेपी है जिसने एक इंच पे कब्जा करके रखा हुआ है। उनसे निपटने के लिए आप क्या क्या काम ग्राउंड लेवल पे करेंगे। जब ये चीज आपकी डिसाइड हो गई तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि उस काम को कौन कौन करेगा। तो उसके लिए बनाए जाते हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये यूपी के अध्यक्ष है, या जो आपने प्रशांत किशोर की बात की कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो बाहर से लोगों को हायर करिए या उनकी सर्विसेज लीजिए, कोई बुरा नहीं है, ये सारे सब लोग करते हैं जो है। जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि किसकी जिम्मेदारी क्या है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर दिया, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है रिसोर्सेस को अवेलेबल कराना। मतलब कि उनको जो भी चीजें चाहिए, अब एक रैली कहीं करनी है, रैली करने में मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, वो सारी चीजें अपनी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों लोगों को ये निभाना है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता से लेके टॉप लेवल को। तो जब ये सारी चीजें, जो कि ये बैकबोन होती है किसी भी पार्टी के सक्सेस का, जैसे हमारी बैकबोन होती है उसमें कई हड्डियां होती है, L1, L2, L3, L4, L5, सब जुड़ करके एक दूसरे के साथ काम करती हैं और सबका इंडिविजुअल काम भी है, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलता है। इस चीज की नितांत कमी है कांग्रेस में। इन सारी चीजों की विजन, मिशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें हो ही नहीं रही है, एड हॉक बेसिस पे हो रही है। अब यूपी का चुनाव आ गया जी तो फलाने नेता आ गए,
अब वहां का चुनाव आ रहा है तो फलाने नेता आ गए। देखिए नेहरू जी इसलिए बहुत सक्सेसफुल थे, उनको विजनरी प्राइम मिनिस्टर क्यों बोला जाता, उन्होंने एक विजन दिया औद्योगिक इंडिया बनाने का, नया भारत बनाने का। इसके बाद जितने भी नेता सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उनका भी एक बहुत ब्रॉडर जो है विजन था। इंदिरा गांधी का देखिए, उनका भी उन्होंने सबसे पहले विजन दिया और उसको मिशन मूड पे लेकर के गए और एकदम गांव के लेवल तक उन्होंने जो है अपने पार्टी को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गांव के छोटे छोटे नेता हैं वहां तक उनके दायित्व को निर्धारित किया कि आपका काम ये है। तो जब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो आप कुछ भी करिए आपको सफलता मिलेगा नहीं, आप हौच पौच बेसिस पे काम करते रहेंगे, एडहॉक बेसिस पे, अब ये हो गया तो ये कर लो जी, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे करते रहेंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ इसको गवर्न करना पड़ता है, तब जाके पॉलिटिक्स। लेकिन ए.के. मिश्रा जी, कांग्रेस सारी बातों को समझ रही है, लेकिन समझ के भी वो कर नहीं पा रही है जो करना चाहिए, और तमाम लोग समझा रहे हैं, आप जैसे ईमानदार लोग ईमानदार राय रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पता है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। ए.के. मिश्रा जी, जो ईमानदार राय आपने रखी है, जयेश गुरनानी सुन रहे हैं, और ऐसी तमाम लाखों करोड़ों ईमानदार राय कांग्रेस को मिल रही हैं कि निश्चित रूप से जो आपने किया है, जो करने वाले हैं उसको बताइए लोगों को, लेकिन ये बताने में नाकामयाबी है। और अब जो चिंतन शिविर होने जा रहा है उससे भी शायद जो खांटी कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद इस नव संकल्प, जो एक नाम जोड़ा गया है नव संकल्प चिंतन शिविर, अब नव संकल्प चिंतन शिविर में भी अगर नव संकल्प नहीं हो पाए तो फिर क्या लगता है आपको, फिर वही निराशा नहीं छा जाएगी जो खांटी कार्यकर्ता है उसमें? देखिए, मैंने एक शब्द यूज किया कि पर्सनली मैं पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा अनस्टेबल प्रोफेशन मानता हूँ। इस प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो टॉप लेवल के टैलेंट और समझदारी की यहाँ पे जरूरत होती है। कंपनी चलाना तो फिर भी एक आसान काम होता है, दूसरी चीजें करना एक और आसान काम होता है। यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत होती है, अनसर्टेनिटी को रीड करना, पॉपुलेशन को, मास को, वोट बैंक की मेंटेलिटी को रीड करना और अकॉर्डिंगली प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। रही बात कांग्रेस में क्या है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए। मैंने टॉप अप एंड बॉटम अप, ये दोनों चीजों एक शब्द मैंने यूज किए हैं। टॉप लेवल पे जो है उनके जो काम है वो सही से नहीं हो पा रहे हैं, और बॉटम लेवल के नेताओं के जो काम है, जो है अधिकारी या कार्यकर्ता, उनके भी काम सही नहीं है। उसके पीछे कारण है, आपके पैर में कांटा चुभता है, वो आपका बॉटम लेवल हो गया, दिमाग आपका टॉप लेवल काम करने वाला हो गया, तो पैर जो है वो तुरंत इंफॉर्मेशन देता है दिमाग को कि भाई कांटा चुभ गया है, कोई हानिकारक चीज है। आपका दिमाग ऑर्डर देता है कि उस कांटे को निकालिए, वहां पे कपड़ा बांधिए और ब्लीडिंग को रोकिए। ये दोनों में समन्वय होता है और तुरंत क्रिया और प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये बीच में कहीं ना कहीं गैप है, टॉप और बॉटम एक दूसरे से सिंक नहीं कर पा रहे हैं, और बीच में जितनी कड़ियां हैं वो एक दूसरे को सिंक नहीं कर पा रही हैं। जब तक एक दूसरे से सिंक हो करके एक परफेक्ट स्ट्रेटेजिक चैन नहीं बनेगी, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एक आदमी कैरिज्मेटिक तो हो सकता है, वो करिश्मा ला सकता है, विजन दे के, बहुत अच्छे भाषण दे करके वो चेंज की बयार यानी बदलाव की हवा तो वो क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन जब तक उसके नीचे जितने लोग हैं उसी लेवल पे परफॉर्म नहीं करेंगे, उसी सिंक के साथ काम नहीं करेंगे, वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएगा। तो कांग्रेस या दूसरी जो भी असफल पार्टियां हैं, उनको केवल टॉप लेवल पे ही चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रोसेस को डाउन द लाइन जितनी चीजें हैं सबको री-इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो कांग्रेस में सक्सेस गुरु थे वो पीढ़ी लगभग खत्म हो गई है। आप ये देखिए, इंदिरा के टाइम के जो मार्गदर्शक जिनको आप बोल सकते हैं वो अब कोई है नहीं, जिनको कि गांव-गांव की राजनीति का पता था। तो यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं है, और जो नई पीढ़ी कांग्रेस में आई है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, उसको भारत के बारे में समझ नहीं है, क्योंकि वो एसी कमरे से बाहर कभी नहीं निकले हैं, केवल पॉलिटिकल रैली करने के लिए निकले हैं। तो उनको अभी जब तक भारत देश की समझ आपको नहीं होगी,
आप यहाँ के राजनीति को नहीं समझ सकते हैं। ये किसी भी देश के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ का आदमी जाके इंग्लैंड की राजनीति नहीं कर सकता है जब तक कि वहां के कल्चर, वहां के देश, बोली, भाषा, 50 चीजों की समझ नहीं होगी। तो अब काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें, ये चीज हो ही नहीं पा रहा है। या तो टॉप लेवल केवल अपने लेवल पे काम कर रहा है, या बॉटम लेवल अपने मन से काम कर रहा है, बीच के लोग अपने मन से काम कर रहे हैं। तो सिंक तो बन नहीं पा रहा है टॉप, मिडिल और बॉटम पे। तो रिजल्ट इसलिए अपेक्षित नहीं आ रहा है। मेहनत वो भी कर रहे हैं, नो डाउट, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कॉपरेशन है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। जयेश गुरनानी जी, देखिए, आपने A.K. मिश्रा जी को सुना होगा, अजय शर्मा जी को सुना होगा, बहुत बेबाकी से बहुत ईमानदार राय आपके सामने आई होगी। नव संकल्प चिंतन शिविर है, जहां ये चिंतन शिविर है वहां कांग्रेस के 3 बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री, 500 कार्यकर्ता नहीं बना पाए अभियान के दौरान। क्या लगता नहीं है आपको कि नव संकल्प कहने भर से नहीं, ये आंतरिक रूप से इसको सुगठित करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, और वो शायद नहीं हो पा रहा है? देखिए, जो भी राय हमारे साथी ने जो दी है, वह निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से, बहुत ही ईमानदार रूप से उन्होंने सारी राय दी। और हाँ, यह सही है कि अब जो है राजनीतिक पार्टी जो है, अगर वह निरंतर रूप से विफल हो रही हैं, तो उन्हें अपने संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व नहीं, आपको जमीनी रूप से बदलाव करने होंगे। चाहे वह पन्ना प्रभारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पन्ना प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक आपको सारे नए बदलाव करने होंगे, उसी से नहीं हो जाएगी। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और यही कांग्रेस पार्टी जो है करने वाली है। जो नए अध्यक्ष की तलाश की जा रही है, नए अध्यक्ष बनते ही जिले के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जिला अध्यक्ष बदलते ही जिले की कार्यकारिणी बदली जाएगी। जब मंडल और सेक्टर के अध्यक्ष बनते हैं, जब मंडल और सेक्टर प्रभारी बनते हैं, तो फिर नए पन्ना प्रमुख भी आएंगे। तो यह सारी चीजें, सारी कार्रवाई जो है, या कांग्रेस पार्टी जो है अगले चुनाव के पहले पहले करेगी, और एक नया मजबूत संगठन जो है वह उत्तर प्रदेश में खड़ा होगा। अब बात होती है नव संकल्प शिविर जो कि राजस्थान में होने जा रहा है। तो एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ त्रिशूल जी के, बड़े निर्णय जो हैं वह लेने पड़ेंगे, और निर्णय लेने के बाद ही जनता तक यह संदेश जाएगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी में एक नया बदलाव हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी खुद बदलाव की ओर जो है वह अग्रसर है। नए बदलाव और बड़े बदलाव जो हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। आपने खुद ने जैसे प्रशांत किशोर जी की बात कही, तो प्रशांत किशोर जी को कांग्रेस पार्टी में लाना, चर्चाएं होना, उनका प्रेजेंटेशन देना, यह इस बात का प्रमाण है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि प्रशांत किशोर जी जो है वह कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव हो। हालांकि वह निर्णय जो है वह हो नहीं पाया, वह जो मतलब एक प्रशांत किशोर जी ने उस चीज को बोला कि वह कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उसके जो भी कारण हो उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। परंतु आप देखिए कि कम से कम कांग्रेस पार्टी जो है वह चाह रही है कि हाँ, बदलाव हो, और बदलाव करने के लिए सिर्फ जो है वह सिर्फ बोल नहीं रही है, वह क्रियाएं भी कर रही है, और यह सारी चीजें लगातार चल रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है और विश्वास भी है कि यह जो शिविर होने वाला है, संकल्प शिविर, यह इसमें से कुछ बड़े निर्णय जो है वह कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े निर्णय लेगी, और यह सब जो है जो जितनी भी समस्याएं हैं पूर्ण रूप से उसको भले से खत्म ना करें, परंतु यह है कि आज उसकी शुरुआत हो जाएगी कि जो भी अब नया चुनाव आने वाला है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो या फिर अब आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव हो 2024 का, उसमें महत्वपूर्ण रूप यह निर्णय जो है वह निभाएंगे। ठीक है, देखिए, हमारी लोकतंत्र में आस्था है, इसलिए हम तमाम जो चीख पुकार के मुद्दे हैं उनको छोड़कर ये कहीं आपसे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे विपक्ष कहीं सवाल जवाब के लायक हो। अजय शर्मा जी, देखिए, मैंने आज सुना ये खबर कि तिरंगा शाखा बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 10,000, और तिरंगा शाखा प्रमुख बनाए जाएंगे। देखिए, सेवा दल बनाया गया कांग्रेस में, लेकिन सेवा दल भी मृतप्राय है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं अभी उस स्थिति में नहीं है, तो सेवा दल तो कहाँ ही होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगा कि यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी है इस पर कहीं ना कहीं अटैक करना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि भाई जैसे संघ की शाखाएं लगती हैं ऐसे ही तिरंगा शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखाएं हम लगाएंगे। तो उन्होंने बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लिया कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें आइडियोलॉजी के साथ भी बढ़ना होगा, और लोगों को समझाना होगा, यार उन लोग निकालने होंगे।
अब ये बात कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, जबकि कांग्रेस ये सब कर चुकी है और बीजेपी ने भी बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस से ही सीखी हैं। लेकिन वही कांग्रेस जिससे पूरे देश की पार्टियों ने सीखा है, वो खुद से नहीं सीख पा रही है। वर्तमान दौर ये है। आप एकदम सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। हम्म, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना एक सेवा दल है ना, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, जो पूरी तरह से डेड है, क्योंकि वही लोगों की जगह सेवा किया करता था, जो अब नहीं है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सेवा दल को पनिशमेंट के रूप में लेते हैं कि यार हमें तो पनिशमेंट दे देंगे, हमें जैसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है ना, तो ऐसे वो लाइन हाजिर के रूप में देखते हैं कि हमें अब सक्रिय राजनीति से हटाकर जो है सेवा दल में डाल दिया। तो ये जो एक भावना है और ये जो एक गलत फहमी है, इसको दूर करना पड़ेगा कि सेवा दल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेवा दल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको वो मान सम्मान देना पड़ेगा कि हाँ, कि सेवा दल एक बैकबोन है पार्टी की जैसे, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, आपको नकारात्मक राजनीति से छुटकारा पा लेना, आपको अपने उन पूर्वाग्रही अकुंठाग्रस्त पत्रकारों से, मीडिया से छुटकारा पाना पड़ेगा, उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा आपको, जो हमेशा नकारात्मक राजनीति करते हैं, जो सोच के बैठे हैं कि हमें तो बीजेपी को पोसना ही है। जब तक आप इस मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपका भला नहीं होने वाला। क्यों? ये देश की जनता है साहब, ये सब जानती है कि आप जो है होकर या कुंठाग्रस्त होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उनको कोसने की बजाय या उनके बारे में कमियां निकालने की बजाय आप एक लंबी लकीर खींचिए अपनी पॉजिटिव सकारात्मक कि हम ये हैं, पब्लिक पे छोड़ दीजिए। यही डेमोक्रेसी है कि भाई जनता फैसला करेगी उसके पास, उसको किसकी तरफ जाना है, कांग्रेस की तरफ जाना है या बीजेपी की तरफ जाना है। एक तो ये है। तीसरी चीज, आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप आखिरकार लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं। आप एक परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दोनों में अंतर है। जब आप कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको पता होगा सबको करना क्या है। ये भी आपको इसमें समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए या परिवार को नहीं होना चाहिए, लेकिन यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। ये आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज है। जैसे कि अभी शुरू से हम बात करते आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल के, कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे प्रवक्ताओं की आवश्यकता है जो बहुत मुखर तरीके से बात रखना जानते हो। ये बहुत जरूरी है। मंच पर खड़े होकर बोलने वाले बहुत अच्छे वक्ताओं की जरूरत है जो बहुत अच्छे ढंग से बोलना जानते हो। ये कमी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, नहीं है। सड़क पर लेटने वाले या आंदोलन करने वाले नेताओं से पार्टी नहीं चलेगी। ये बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत अच्छे प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, वक्ताओं की आवश्यकता है। आपको वर्कशॉप लगानी पड़ेगी और आपको भारतीय जनता पार्टी की तरह जो 24 घंटे हमेशा इलेक्शन मोड में रहना पड़ेगा। होता क्या है कि जब इलेक्शन आता है तो सिर्फ 6 महीने पहले आप एक्टिव होते हैं। आओ भाई इलेक्शन है, तैयारी करनी है तुझे, तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी। साहब मेरे पास में फला मोहल्ले के वोट है, मेरे पास फला मोहल्ले के वोट है, मैंने वहां बात को सेट कर दी, मैंने उसको समझा दिया, मैं इसको 7 लोगों में से कर लूंगा, मैंने मीडिया मैनेज कर दी, मैंने कर दिया, पत्रकार आज। ये ऐसे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। अभी आप देखें, मैं गाजियाबाद में हूँ, यहाँ पर जिला वर्ग का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को हमेशा अंगेज रखिए, उनको फ्री मत छोड़िए आप उनको। बिल्कुल। अब राजनीति बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल। यदि आप छोड़ देंगे और वो जो कलफ वाला कुर्ता पहनकर शाम को घूमेंगे, हाँ जी आओ बताओ किससे मिलना है, तो वो राजनीति नहीं रही। अब आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सैनिक की तरह काम करवाना पड़ेगा। वो शाम को आपका जिला अध्यक्ष बैठे और वो सबसे मीटिंग करे। हाँ भी बताओ, जूम मीटिंग से लेकर जो है वेबिनार से लेकर फेस टू फेस की मीटिंग से लेकर, जैसे एक कंपनी का मैनेजर बैठ के बात करता है ना, अभी तुमने क्या किया, तुमने क्या, तुम्हारा क्या असाइनमेंट है, तुमने क्या किया, तुम्हारा टास्क पूरा हुआ नहीं हुआ, तुम्हारी सेल्स का टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ। वो जो डीएसआर से भरवाता है ना, वैसे आपको डीएसआर भी भरवानी पड़ेगी अपने कार्यकर्ताओं की कि उसने कितना समय पब्लिक मीटिंग्स में गुजारा, कितना समय वो लोगों के घर गया। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना ही तो भारतीय जनता पार्टी की डुप्लीकेट बन जाइए। जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। जी बिल्कुल। वो आपको करना पड़ेगा। और रही बात, देखिए अभी तिरंगा शाखा की, आम आदमी पार्टी कुछ नया नहीं कर रही है। ये जो भारतीय आरएसएस ने एक एग्जाम्पल सेट किया है
कि यदि आपको लोगों के बीच में जाना है, अपनी पहचान बनानी है और लोगों को अपने आप से जोड़ना है, तो लोगों से संवाद कायम करना पड़ेगा। और संवाद कायम करने के लिए वो अलग अलग प्रकल्प देती है, अपनी शाखाओं को अलग अलग तरीके से एक्टिव होती है और वो कर रही है और इसको लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग खुल के बोल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 2016 की बात, लगभग 2016-17 की बात है। मैं एक मैगजीन है अणुव्रत, उसका संपादक था। ये जैन सितंबर तिरपंथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलती है और उसका अधिवेशन था गुवाहाटी में। तो मैं उस गुवाहाटी अधिवेशन में मौजूद था। तो वहाँ पे जितने भी आचार्य हैं, उनके अनुशासना है, मुनिश्री हैं, सबसे हम चर्चाएं होती हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अपने श्रावकों से, अपने जैन समाज के लोगों से, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जाने, समझें, आपका स्वागत करें, तो जैसे आरएसएस का कार्यकर्ता शाम को झोला टांग कर लोग के घर पहुंच जाता है, ऐसे ही आप अपने आप को गुवाहाटी के अंदर बाजार में या लोगों के बीच में लेकर जाइए, लोगों के बीच में पहुंचिए। बिल्कुल। आप जानते फिर पूछे, भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, परिचय बढ़ाइए। या तो ये जो उन्होंने बकायदा उसका जिक्र किया कि आरएसएस ऐसा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें कोई बुराई नहीं है। अजय जी, मैं आऊँगा आपके पास। A.K. मिश्रा जी, देखिए, बीजेपी ने ये किया कि चप्पल बांटो, जूता बांटो, कंबल बांटो, केला बांटो, अनार बांटो, कार्यकर्ता को पूरा काम में ले रखा है, उसको मिलता कुछ नहीं है। आप बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से बात करो, ऐसा लगता है कि 135 करोड़ का भार इसी पे है, देश यही चला रहा है। जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ भी पूरा जोश से भरा हुआ है और तमाम ऐसा उसको लगता है कि भारत माता का सच्चा बेटा कोई है तो यही है। ये जोश जो भरने का काम किया बीजेपी ने, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करो तो बहुत ज़्यादा एक, वो आपको पता है, आप ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं इस पर। देखिए, इसका जवाब मैंने अपने पहले सेक्शन में ही दिया था। विजन, अगर आपका विजन बहुत अच्छा है, कोई भी पार्टी अगर विजन अपना प्रेजेंट कर रही है, तो उस विजन और मिशन स्टेटमेंट, ये दो चीजों का रोल ये होता है कि पब्लिक के अंदर इमोशनल बॉन्डिंग और आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग को डेवलप करना, जिसके थ्रू पार्टी और वोटर कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल सही। भारत का ऐसा कौन सा आदमी होगा जो अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया के निर्माण के लिए सपने न देखता हो, जो भारत को सोने की चिड़िया न बनाना चाहता हो। ये सारी चीजें पहले भी थी, कांग्रेस भी इन सब चीजों की बात करती थी कि भाई भारत को हम बहुत रिच बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, लगभग सारी पार्टियां करती हैं। बेहतरीन प्रेजेंटेशन और कनेक्टिविटी, जो आपने वो तब बोला कि जूते बांटो, चप्पल बांटो, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कनेक्टिविटी डेवलपमेंट में, इमोशनल बॉन्डिंग डेवलपमेंट में। आपका एक बच्चा है छोटा सा, आप उसको 25 पैसे की एक टॉफी ही तो देते हैं और उसके साथ, उसके एवज में आपके साथ जो है कितनी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। सवाल देने और लेने से जो है, संगोष्ठी करने से, मिलने से, चाहे केवल आप एक गिलास पानी ही क्यों ना पिला दें और विचारों का आदान प्रदान वहां पे करें, तो कनेक्टिविटी तो इसी से डेवलप होती है। जो पार्टियां हाशिए पे हैं, उनके बीच फर्क यही है कि चुनाव के 6 महीने पहले निकलती हैं, उसके पहले ना उनका कार्यकर्ता दिखता है, ना नेता दिखते हैं, ना समाज में कोई एक्टिविटी दिखती है। पॉलिटिक्स या राजनीति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप हारिए या जीतिए वो दूसरी चीज है। आपको समाज से, समाज के हर पहलू से, हर वर्ग से, हर समस्या से हमेशा इंटैक्ट रखना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो 2 महीने पहले, चुनाव के पहले, बरसाती मेढक की तरह आ करके मीडिया पे पैसा खर्च करके, चिल्लपो करके आप कनेक्टिविटी डेवलप नहीं कर पाएंगे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस और हाशिए पे जो पार्टी है, मैं समझता हूँ कि उनको पॉलिटिकल एड्रेनल की इंजेक्शन की एक बहुत जबरदस्त जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि उनको लग रहा है, वो पहचान ही नहीं पा रहे खतरा है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो अलर्ट इस चीज का होना चाहिए कि भाई खतरा आ गया है, और फिर एक्टिव हो। उस खतरे का जो है क्या काट हो सकती है, हम उसको कैसे कॉम्पिटिटिव वे में मैनेज करें, ये सब पॉलिटिकल एड्रेनल का जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा। बिल्कुल। मैं A.K. मिश्रा जी, कांग्रेस को बहुत गहरे से विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। ए.के. मिश्रा जी, देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता से आप पूछो या कोई बात होगी तो वो इतने बड़े दावे कर देगा जो उसके बस की बात भी नहीं है, लेकिन दावा वो पूरे इस तरह से करता है कि जैसे मान लीजिए कि उसके कहने से ही और उसकी सूचना पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगी। ये भरोसा कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं है, उसको लगता है कि चाहे कितनी बड़ी सूचना हो, ऊपर जाके कुछ नहीं होना है। हाँ, यही देखिए होता है इमेज बिल्डिंग। एक आदमी होता है, वो कितना भी बड़ा सच बोले लेकिन लोग उसके ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा आदमी होता है कि वो कम महत्व की चीज भी बोलेगा लेकिन लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। इसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग, पॉलिटिकल रेपो बिल्डिंग। ठीक है, दावे तो सारी पार्टियां करती हैं और मैं ये भी मानता हूँ सारे दावे पे कोई खरा नहीं उतरता है। किसी भी गवर्नमेंट को ले लीजिए, अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि उसने अपने 100% कमिटमेंट को पूरा कर दिया हो। वो अंडर परफॉर्मर ही रहते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाहर कहीं पे भी हो। लेकिन सवाल ये है, जो मैंने आपने बोला ना कि लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रेपो और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग, और फिर बात तो घूम के आ जाती है जो मैंने पहले बोला है। पॉलिटिकल रेपो और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग केवल चुनाव के 2 महीने पहले आके आप नहीं कर सकते हैं। जब आप रेगुलर समाज के बीच में, जनता के बीच में, वोटर के बीच में रहेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, ये आदमी लगातार हमसे कांटेक्ट में है, तो उसकी गुडविल भी डेवलप होती है, रेपो भी डेवलप होती है। 100% आप परफॉर्म करिए या ना करिए वो दूसरी चीज है, लेकिन ये बॉन्डिंग डेवलप करना, जो बार बार मैं टेक्निकल टर्म्स का यूज कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बॉन्डिंग, आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग, पॉलिटिकल रेपो, पॉलिटिकल गुडविल, आप मार्केट में देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन जो बिकने की बात आती है या मार्केट लीडर की बात आती है, वो कुछ ही प्रोडक्ट बिकते हैं धड़कने से, बाकी नहीं बिकते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हों उनसे। तो ये होती है गुडविल बिल्डिंग। अगर पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग आप नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप इतने माहिर नहीं है, और पॉलिटिकल गुडविल बिल्डिंग भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार आपको बता दिया तो फिर चलता है उसको मेंटेन करके रखना, उस पर डेट न लगे, क्योंकि आपके जो विरोधी है वो उस पर प्रहार करते रहते हैं। आपकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल पे होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर नहीं हो रही है तो जो सवाल आपने उठाया उसका समाधान नहीं है। आप पॉलिटिकल रेपो, पॉलिटिकल गुडविल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग वगैरह, इन सब आप ये देखिए बीजेपी इतनी हाइपर एक्टिव क्यों रहती है, चुनाव है या ना रहे, लेकिन उनके कार्य चलते रहते हैं। इस चीज को शायद वो समझ गए हैं कि 24 घंटे आपको टच में रहना पड़ेगा, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे जो ग्राउंड पे है वो ग्राउंड के थ्रू टच में है, जो मीडिया के थ्रू है वो मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं कनेक्शंस डेवलप करने के, टच में रहने के जितने भी साधन होते हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल, वो सारी चीजों का बखूबी यूज करते हैं। और ये चीज जो पार्टी हंसते हैं वो ये नहीं कर रहे, वो आराम करते हैं, 2 महीने के लिए काम करते हैं, तो 2 महीने में गुडविल वगैरह से डेवलप नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिल्कुल। जयेश गुरनानी जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना होगा, समझा होगा, और शायद कांग्रेस को प्रशांत किशोर से ज़्यादा अगर जो ए.के. मिश्रा जी ने और अजय शर्मा जी ने कहा है, अगर उन मशवरों को भी मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और हमारी लोकतंत्र में आस्था है, इसलिए हम विपक्ष के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष का जवाब खड़ा हो। करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मैं इस बात को मानता हूँ। जैसे कि हमारे साथी ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी को अब अच्छे वक्ताओं की आवश्यकता है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अब जो है यह सजेशन जो आप दे रहे हैं, यह मात्र एक सजेशन नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है यंग इंडिया के बोल, एक टैलेंट सर्च कंपटीशन है, जिसके माध्यम से अच्छे वक्ताओं को चुना जा रहा है, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर। जो भी युवा जो है वह एक अच्छा वक्ता है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत है, वह इस प्रोग्राम से जुड़ सकता है। भाषण प्रतियोगिता होगी, वह भाषण देगा, उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और उसे जो है प्रवक्ता बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, अच्छे वक्ताओं को चुनने की और अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनने की,
सारी चीजें जो हैं वह कांग्रेस पार्टी निरंतर रूप से कर रही है और यह चीजें शुरू हो गई हैं। इनका परिणाम जो है यह आने में आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक आपको जमीनी स्तर पर यह दिखेगा कि जब हाँ की कांग्रेस पार्टी की एक अच्छे वक्ताओं की फौज तैयार हो गई है, यह दिखने में करीबन 5-6 साल लग सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि काम शुरू हो गया है। यह सारी चीजें जो है, जितने भी सजेशन, जितने भी सुझाव आज हमारे साथी ने दिए हैं, यह मात्र एक सुझाव नहीं है, इन पर काम भी शुरू कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। तो मेरा यह मानना है कि भविष्य के रूप में यदि हम कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो हाँ, इस प्रकार की चीजें, कुछ बदलाव तो आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो जो आप पाते आ रहे हैं वही आपको मिलता रहेगा। तो आपको बदलाव तो लाने पड़ेंगे और महत्वपूर्ण है कि अब बदलावों पर विचार भी हो चुका है। विचार होने के उपरांत जो है अब कार्य नीति भी बना रहे हैं और उस पर अमल किया जा रहा है और नए कार्य किए जा रहे हैं, नए बदलाव भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अजय शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के बारे में इतना चिंतन करना, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में प्रस्फुटन होने में अभी बहुत वक्त बाकी है, बड़ा लंबा वक्त लगेगा? एक बार फिर से कहें। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है, कांग्रेस ने कैंपेन चलाया, फिर धराशायी हुई, 2 सीटों पर आई, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को लेके एक बार चिंतन जारी है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो वर्चस्व था उस वर्चस्व को हासिल करने में तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा? देखिए, लंबा वक्त तो लगेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उससे बाहर आने के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि और लंबा वक्त इसलिए लगेगा कि अब इनके सामने अच्छे अच्छे चैलेंजर है। तिरंगा यात्रा वाले अभी आ गए हैं, जो नए सिरे से काम कर रहे हैं, वो देशभक्ति सिखा रहे हैं, वो भी अपना राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद लेकर आ गए हैं। तो आपको ये कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर अपने आप को नहीं बचा पाई, मैं समझता हूँ फिर पूरे देश में उसकी स्थिति जो है खराब होती चली जाएगी। अभी मैंने इसीलिए शुरू कहा था, अभी वेंटिलेटर पर है, अभी आस है, उम्मीद है, बचाया जा सकता है और ऐसी बात नहीं है। और कभी कभी ऐसी परिणाम भी निकल आते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया। और राजनीति भी कभी कभी जिंदगी की तरह होती है, सांप सीढ़ी की खेल की तरह से 99 के सांप काट लेता है, अब नीचे आ जाते हैं। और कभी कभी आपके पास पासे इतने अच्छे पड़ते हैं कि आप जो है तुरंत जो है सीढ़ियां आपको मिलती चली जाती हैं, आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो वही बात है, जैसे भी एक मिश्रा जी कह रहे थे कि अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अब हमें लग रहा हो कि लंबा वक्त है, लेकिन मालूम पड़ा 5 साल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी जो है समाजवादी पार्टी को जो है धूल चटाते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। सारा मुस्लिम समाज का वोटर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। ज्यादा बाकी जो पिछड़ा है, एसटी पिछड़ा, उसमें भी उन्होंने सेंध लगा ली है, उनको अपने परंपरागत वोट बैंक मिल गया। बिल्कुल। तो सारी बात तो वही है ना, क्योंकि जो वोटर इनसे गया है छूट कर क्यों गया, भरोसा खत्म हो गया। तो पार्टी ऐसा क्या करे कि भरोसा कायम हो दोबारा से, क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट खो दिया कांग्रेस पार्टी ने। वो ढूंढ के लाना है, जहां भी गया सो पकड़ के लाना है वापस, क्या आओ भैया हमारे पास में रहो, क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगे तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वो जो तेवर चाहिए वो तेवर नहीं है ना इस समय। मैं आऊंगा, आपका समय समाप्त हो रहा है। ए.के. मिश्रा जी, वो तेवर कैसे आएगा जो तेवर खो गया है? ए.के. मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए। ए.के. मिश्रा जी, वो तेवर कैसे आएगा जो खो गया है? समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, तेवर केवल एक सिंपल स्टेटमेंट से भी आ सकता है। मैंने आपको बोला पॉलिटिकल एड्रेनल का इंजेक्शन लगाना बड़ा जरूरी है। जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे वो सारी चीजें समझ जाएंगे। सारी चीजें यहाँ पे होती है टॉप लेवल पे। अगर लीडरशिप की, जो मैंने बोली लीडरशिप स्टाइल, अगर वो देश और मुद्दों के हिसाब से समन्वित हो जाए, सिंक हो जाए, तो केवल एक स्टेटमेंट से तेवर आ जाते हैं। पूरी जनता के तेवर बदल जाते हैं, पूरे कार्यकर्ताओं के तेवर बदल जाते हैं। बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। जयेश गुरनानी जी, अजय शर्मा जी, ए.के. मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक तेवर से पूरा माहौल बदल जाता है, लेकिन वो तेवर इस समय कांग्रेस के पास नहीं है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में प्रयोग करे चाहे पूरे देश में प्रयोग करे, हाल वही का वही होना है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AMD न्यूज।